साथियों, राम राम सा खम्मा गणित। स्वागत है आप सभी का शिवराज क्लासेज पर। संघर्ष अभी जारी है, सपने होंगे सच। दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक है वो बीएसटीसी और पीटीटी 2022 को लेकर, ठीक है। हम पढ़ रहे शिक्षण अभिरुचि। आज की क्लास हमारी शिक्षण अभिरुचि, ठीक है। शिक्षण अभिरुचि में जो हमारा टॉपिक है वो है संप्रेषण, ठीक है दोस्तों। संप्रेषण क्या होता है, इसके बारे में बेसिक से डिटेल से थ्योरी से पढ़ाऊंगा दोस्तों, अच्छे से पढ़ाऊंगा, ठीक है। फिर जैसे ये कोर आपका जो सब्जेक्ट है दोस्तों, यानी ये टॉपिक है संप्रेषण टॉपिक, ये खत्म होता है उसके बाद में इसके क्वेश्चन करूंगा, ठीक है। लगभग 2 क्लासों में दोस्तों मैं आपको संप्रेषण टॉपिक है इसको खत्म कर दूंगा, ठीक है। आपको क्या करना है, सबसे पहले तो इस क्लास को देखना है, ठीक है। उसके बाद में आपको पीडीएफ डाल दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में, वहां से आपको पीडीएफ से नोट्स बनाना है, ठीक है। फिर उसके बाद में आपको बुक से पढ़ना है और नोट से पढ़ना है, ठीक है। फिर बाद में क्वेश्चन करना है, ठीक है दोस्तों। तब जाकर आपको समझ में आएगा। हमारा टारगेट है दोस्तों शिक्षण अभिरुचि का 130 प्लस नंबर लाने का, तो वो जब जाकर सफल हो, जो हमारा सपना है दोस्तों ये 130 प्लस का, ठीक है, शिक्षण अभिरुचि में, ये तब जाकर आएंगे दोस्तों इस प्रकार से, ठीक है। तो आपको ये तैयारी करनी होगी। तो आज का संप्रेषण टॉपिक है दोस्तों, बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, ठीक है। बहुत शानदार पढ़ाऊंगा, आप अभी देखना, आपको क्लास में याद करवा दूंगा सब कुछ, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले बता दूं कि जो संप्रेषण होता है ये क्या होता है, कि संप्रेषण क्या है। तो दोस्तों ये संप्रेषण है, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई, संप्रेषण शब्द है ये दोस्तों, ये संप्रेषण शब्द है, ये शब्द कहां से आया आपको ये पता होना चाहिए। तो ये शब्द है दोस्तों लैटिन भाषा, एक भाषा चलती है दोस्तों, कौन सी भाषा, लैटिन भाषा, ठीक है। उस लैटिन भाषा के कम्युनिस्ट शब्द से बना है दोस्तों, ठीक है। कौन से शब्द से बना है, लैटिन भाषा के कम्युनिस्ट शब्द से बना है। क्या बना, संप्रेषण शब्द, ठीक है। समझ में आ गया। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि संप्रेषण शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है, तो ये लैटिन भाषा के कम्युनिस्ट शब्द से बना है। अब इस कम्युनिस्ट शब्द का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि इस कम्युनिस्ट शब्द का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है दोस्तों कॉमन या बांटना या फिर समाचार देना, ठीक है। ये होता है इसका कम्युनिस्ट का अर्थ, समाचार देना, यानी कोई एक बात है दोस्तों, उसको दूसरे तक पहुंचाना, यही क्या है, समाचार देना। मतलब कम्युनिस्ट का अर्थ होता है समाचार देना, ठीक है। तो संप्रेषण शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, लैटिन भाषा के कम्युनिस्ट शब्द से हुई है, ठीक है, जिसका कम्युनिस्ट का अर्थ होता है कॉमन, बांटना या समाचार देना होता है, ठीक है। अब संप्रेषण के बारे में देखते हैं कि संप्रेषण क्या होता है। तो दोस्तों जो संप्रेषण होता है, संप्रेषण किसे कहते हैं अब ये देखते हैं। तो संप्रेषण का मतलब होता है बातचीत करना या अपने विचारों को सहज भाव से, दोस्तों सहज भाव बहुत जरूरी है, ठीक है। आपका जो भाव वो सहज होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए, मधुर होना चाहिए दोस्तों, ऐसा भाव होगा आपका। सहज भाव से अभिव्यक्त करना ही क्या कहलाता है, संप्रेषण कहते हैं, ठीक है। यानी संप्रेषण का मतलब होता है दोस्तों, जहां पर भी संप्रेषण शब्द आएगा दोस्तों, आपको क्या करना है, बातचीत। जैसे संप्रेषण आएगा, मैं संप्रेषण बोलूंगा, वहां पर आपको सोच लेना है कि वहां पर बातचीत करना है, ठीक है। तो संप्रेषण का मतलब क्या होता है, बातचीत करना या अपने विचारों को सहज भाव से अभिव्यक्त करना है, अपने विचारों को सहज भाव से अभिव्यक्त करना है, ठीक है। यदि हम इसकी परिभाषा देखना चाहिए तो संप्रेषण की जो परिभाषा निकल कर आती है वो क्या आती है, ठीक है। तो संप्रेषण की जो परिभाषा आती है दोस्तों, वो यह आती है कि परिभाषा क्या है, अपने विचारों को, ठीक है। किसके विचारों को दोस्तों, जैसे मैं हूं, अब मैं मेरे विचारों है दोस्तों, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो मैं मेरे विचारों को ग्राही या श्रोता, जैसे आप पढ़ रहे हो, आप बच्चे हो, आप पढ़ रहे हो, ठीक है। आप कौन हो, ग्राही या श्रोता है, ठीक है। ग्राही या श्रोता तक पहुंचाना कि वह इसका अर्थ दोस्तों आसानी से ग्रहण कर सके। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अब मैं आपको जो संप्रेषण टॉपिक पढ़ा रहा हूं दोस्तों, इसको मैं इस तरीके से आपको बताऊं कि आप इसका जो अर्थ दोस्तों वो आसानी से समझ सके, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, संप्रेषण कहते हैं। समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक है, कि संप्रेषण किसे कहते हैं, कि अपने विचारों को इस तरीके से ग्राही या श्रोता तक पहुंचाना कि उसका अर्थ वह आसानी से ग्रहण कर सके, ठीक है। वो आ गया दोस्तों, कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपको समझ में आ गया क्या। अब हम संप्रेषण के पक्ष से देखते हैं कि संप्रेषण के कितने पक्ष होते हैं, संप्रेषण में कौन कौन शामिल होगा, ठीक है। अब ये देखते हैं। तो दोस्तों जो संप्रेषण है, ठीक है, कौन है, सॉरी दोस्तों थोड़ा सा, ठीक है। तो जो संप्रेषण के पक्ष है दोस्तों, कि संप्रेषण के कितने पक्ष हैं, अब उनके बारे में देखते हैं कि संप्रेषण में कौन कौन शामिल होगा, तब जाकर संप्रेषण होगा, ठीक है। तो संप्रेषण के जो पक्ष है दोस्तों, कितने पक्ष होते हैं, 2 पक्ष होते हैं, ठीक है। आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं ऐसा कि संप्रेषण के कितने पक्ष होते हैं, तो आपको बताना 2 पक्ष होते हैं, किसके, संप्रेषण के, ठीक है। इसके बाद में कौन कौन से पक्ष होते हैं वो भी तो पता होना चाहिए। तो पहला पक्ष होता है प्रेषक या संप्रेषण करता, जो प्रेषक या संप्रेषण करता दोस्तों, यदि मैं अपनी बात, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, सोच मान के चलेगा कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं कौन हो जाऊंगा, प्रेषक हो जाऊंगा या संप्रेषण करता हो जाऊंगा। जो संप्रेषण कर रहा है दोस्तों उसको कहते हैं प्रेषक या संप्रेषण करता। अब इसका कार्य क्या होता है, बोलने वाला होता है, ठीक है। जैसे मैं बोल रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। मैं जो बोल रहा हूँ दोस्तों, मैं बोलने वाला तो हो गया प्रेषक, ठीक है। और आप सुन रहे हो दोस्तों, मेरी बात को सुन रहे हो और पढ़ रहे हो, आपको समझ में आ रहा है, तो आप सुनने वाले क्या हो जाएंगे, ग्राही या संप्रेषण हो जाए, संप्रेषित हो जाएंगे दोस्तों। यहाँ पर संप्रेषित है, ठीक है, ग्राही या संप्रेषित है दोस्तों, यहाँ पर
संप्रेषित, ठीक है, संप्रेषित, वहां पर क्या संप्रेषित है, ठीक है, ये पता चल गया होगा आपको, ठीक। तो आपको पता चल गया होगा दोस्तों कि संप्रेषण के पक्ष कितने होते हैं, दो पक्ष होते हैं। कौन कौन से होते हैं दोस्तों संप्रेषण के पक्ष? पहला होता है प्रेषक या संप्रेषण करता, और दूसरा होता है ग्राही या संप्रेषित। जो प्रेषक या संप्रेषण करता होता है वो तो होता है बोलने वाला, और ग्राही या संप्रेषित होता है वो होता है सुनने वाला, ठीक है। अब दोस्तों जो संप्रेषण है इसमें हमको माध्यम की आवश्यकता तो पड़ती है। अब मैं आपको किस माध्यम से बता रहा हूँ, यहाँ पर मैं आपको इंटरनेट के द्वारा बता रहा हूँ दोस्तों। ये होगा क्या, यही मेरा माध्यम होगा, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, माध्यम। तो संप्रेषण के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, माध्यम के बिना संप्रेषण नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। आपको ये बात अच्छे से पता होनी चाहिए कि माध्यम के बिना संप्रेषण नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद में आगे अगले टॉपिक में देखते हैं दोस्तों कि संप्रेषण की अवस्थाएं, ठीक है। अगला टॉपिक आता है दोस्तों संप्रेषण की अवस्थाएं, कि संप्रेषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं, कितनी अवस्थाओं में संप्रेषण होगा, यानी कितनी अवस्थाएं होंगी दोस्तों जिसमें संप्रेषण अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, कितनी अवस्थाओं से होकर गुजरेगा, कितने जो अवस्थाएं उनसे होकर गुजरेगा संप्रेषण, तब जाकर अच्छा संप्रेषण होगा। तो इसकी अवस्थाएं होती है दोस्तों, तीन अवस्थाएं होती है, ठीक है। संप्रेषण की कितनी अवस्थाएं होती है, तीन अवस्थाएं। पहली अवस्था है पूर्व अवस्था, यानी संप्रेषण से पहले की जो प्रतिक्रिया होती है, हमारी जो कुछ तैयारियां होती है उसे पूर्व अवस्था कहती है। जैसे अब पूर्व अवस्था के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। तो पूर्व अवस्था, ठीक है, पूर्व अवस्था क्या होती है, तो इस अवस्था में प्रेषक या संप्रेषण करता। अब हम जो संप्रेषण करेंगे दोस्तों वो कहां पर करेंगे, हम विद्यालय में करेंगे। विद्यालय में संप्रेषण कौन करेगा, अध्यापक करेगा। क्यों करेंगे विद्यालय में, क्योंकि आपको टीचर बनना है दोस्तों, तो आपको बच्चों को अच्छे से पढ़ाना है, ठीक है। आप अपना टाइम वेस्ट मत कीजिएगा दोस्तों, वहां पर बच्चों को आपको भविष्य सुधारने के लिए आपको वहां पर भेजा जाएगा, ठीक है। तो बच्चों को अच्छे से पढ़ाइएगा आपको वहां पर, ठीक है। यही मेरी आपसे सलाह है, ठीक है। तो पूर्व अवस्था दोस्तों, इस अवस्था में संप्रेषण प्रेषक या संप्रेषण करता, यहाँ पर कौन होगा संप्रेषण करता, वो हो जाएगा यहाँ पर अध्यापक, आप होंगे दोस्तों वहां पर अध्यापक, ठीक है। आपको किस प्रकार से पढ़ाना है, यानी आप जो संप्रेषण करोगे बच्चों को पढ़ाओगे, इसमें तीन अवस्थाएं होंगी दोस्तों। आप तीन अवस्थाओं से गुजरोगे तब जाकर आप जो पढ़ाओगे बच्चों को वो समझ में आएगा, ठीक है। तो संप्रेषण की अवस्थाएं ये होती है तीन। पूर्व अवस्था में जो आप अध्यापक यानी प्रेषक या संप्रेषण करता कर सकते हैं आपको, ठीक है। तो संप्रेषण के लिए तैयारी करते हैं, यानी आप जो पढ़ाने से पहले दोस्तों वो थी आपकी पूर्व अवस्था। अब पढ़ाने से पहले आप क्या करोगे, वहां पर पढ़ाने की तैयारी तो करेंगे दोस्तों। जैसे मैं यहाँ पर आपको पढ़ाने आया हूँ, ठीक है, तो मैं कुछ तैयारी तो करके आया हूँ कि आपको क्या पढ़ाना है। जो तैयारी करेंगे दोस्तों वही क्या कहलाती है, आपकी पूर्व अवस्था, ठीक है। अब दोस्तों दूसरी अवस्था आती है आपकी संप्रेषण की अवस्था, ठीक है। इस संप्रेषण की अवस्था में दोस्तों जो पूर्व अवस्था है, पूर्व अवस्था की तैयारी, यानी जो आपने पढ़ाने से पहले जो तैयारी की थी दोस्तों, तैयारी की थी उस आधार पर, तैयारी के आधार पर इस अवस्था में संप्रेषण किया जाता है। यानी आपने जो पढ़ाने से पहले तैयारी की है, ठीक है, अब उस तैयारी के आधार पर जो आप पढ़ाओगे अब वही क्या कहलाती है, संप्रेषण की अवस्था कहलाती है, ठीक है। इसके बाद में तीसरी अवस्था आती है दोस्तों, तीसरी अवस्था आपकी उत्तरावस्था, ठीक है। कौन सी अवस्था है, तीसरी अवस्था उत्तरावस्था है। तो इस उत्तरावस्था में यह अंतिम अवस्था है, ठीक है, संप्रेषण की तीसरी अवस्था है। दो अवस्थाओं से गुजर चुके हैं दोस्तों आप, अब आपको क्या करना है तीसरी अवस्था में, यह अंतिम अवस्था है जिसमें संप्रेषण करता अपने संप्रेषण की सफलता का मूल्यांकन करता है। यानी आपने जो बच्चों को पढ़ाया है दोस्तों, अब उसका आप क्या करोगे, मूल्यांकन करोगे कि बच्चों के समझ में आया है या नहीं, ठीक है। आपके द्वारा दिया गया ज्ञान कौशल वो बच्चे ग्रहण कर पाए या नहीं, इस तीसरी अवस्था में आपको पता लगाना होता है, ठीक है। तो उसके द्वारा दिए गए ज्ञान या कौशल को ग्राही यानी छात्र ग्रहण कर पाया या नहीं, इस तीसरी अवस्था में आप पता लगाते हो, ठीक है। तो पता चल गया होगा दोस्तों तीनों अवस्थाओं के बारे में आपको कि पूर्व अवस्था में तो आप संप्रेषण करने से पहले यानी पढ़ाने से पहले तैयारी करोगे, फिर संप्रेषण की अवस्था में आप जो तैयारी करे हैं पूर्व अवस्था में उसके आधार पर पढ़ाओगे। फिर तीसरी अवस्था में दोस्तों आपको क्या करना, तीसरी अवस्था में आपने जो पढ़ा दिया संप्रेषण की अवस्था में, ठीक है, ये तीसरी अवस्था होती है उत्तरावस्था, ठीक है। इस अवस्था में आप क्या करोगे, इस अवस्था में आपने जो पढ़ाया उसका मूल्यांकन करोगे कि आपके द्वारा दिया गया ज्ञान कौशल दोस्तों बच्चों के समझ में आया है या नहीं। ये है दोस्तों आपको पढ़ाने की अवस्था। यदि आप इन तीनों स्टेप से गुजर कर पढ़ाते हो दोस्तों, इन तीनों से, तभी आपका संप्रेषण सफल माना जाएगा, अन्यथा नहीं दोस्तों, बच्चों को समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तभी आप एक अच्छे शिक्षक माने जाओगे दोस्तों समाज में, ठीक है। तो आपको इन तीनों अवस्थाओं से गुजरना पड़ेगा और अच्छे से पढ़ाना दोस्तों। आपको मेरी यही सलाह, क्योंकि अपने माता पिता अपने 5 साल के बच्चे को आपके पास छोड़ कर जाएंगे कि आप मेरे बच्चे का भविष्य ये बनाएगा टीचर, आपको आपके ऊपर वो बहुत भरोसा करके छोड़ के जाएंगे दोस्तों। इसलिए आपको बहुत अच्छे से पढ़ाना होगा उनको, ठीक है। इसके बाद में आगे आते हैं शिक्षण कार्य में चर, ठीक है। अब चरों के बारे में देख लेते हैं कि शिक्षण कार्य में कौन कौन से चर होते हैं। तो दोस्तों जो शिक्षण कार्य में चर होते हैं वो 2 चर होते हैं, ठीक है। कितने चर होते हैं, 2 चर होते हैं। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि शिक्षक कौन सा चर है या विद्यार्थी कौन सा चर है, तो ये दोनों चर होते हैं। अब शिक्षण कार्य दोस्तों आप पढ़ाओगे, उसमें कौन कौन शामिल होंगे, उसमें अध्यापक और छात्र ही तो होगा दोस्तों। उसमें कौन कौन शामिल होंगे, अध्यापक और छात्र ही तो होगा दोस्तों, ठीक है। या फिर उसमें स्टूल बेंच पुस्तकों को पढ़ानी थोड़ी है,
उस इसको इनको तो नहीं पढ़ानी है, पढ़ाना आपको पढ़ाना जो आपके बीच संप्रेषण होगा वो अध्यापक और छात्र के बीच में ही तो होगा दोस्तों, या फिर ब्लैक बोर्ड के मध्य तो नहीं होगा ना, नहीं होगा दोस्तों। तो जो शिक्षक होता है दोस्तों ये तो होता है प्रधान चर, ठीक है। जो शिक्षक होता है दोस्तों ये तो होता है मेन मुख्य चर। यदि आप शिक्षक के बिना, क्या छात्र अकेला थोड़ा पढ़ सकता है, विद्यार्थी थोड़ा पढ़ सकता है, अकेला छात्र शिक्षक के बिना नहीं पढ़ सकते, जैसे आप मेरे बिना नहीं पढ़ सकते तो नहीं पढ़ सकते। यानी आपको जो शिक्षक होता है दोस्तों वो प्रधान चर होता है, ठीक है। प्रधान चर या मुख्य चर या प्रथम चर होता है दोस्तों, कौन? शिक्षक होता है। जो शिक्षक होता है वो स्वतंत्र होता है दोस्तों, वो स्वतंत्र होता है, शिक्षक स्वतंत्र होता है, ठीक है। इसके बाद में दूसरा चर होता है दोस्तों वो है गौण या द्वितीय चर, ठीक है। दूसरा चर कौन सा दोस्तों? गौण या द्वितीय चर है। तो इस गौण या द्वितीय चर में आ जाएगा विद्यार्थी। जो विद्यार्थी होता है दोस्तों, जैसे आप हो, अब आप मेरे ऊपर आश्रित हो, यानी शिक्षक पर आश्रित होते हैं विद्यार्थी, ठीक है। इस प्रकार समझिए, जैसे मैं आपको पढ़ाऊंगा तभी आप पढ़ने वाले हो, ठीक है। आपको मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा तब आप समझोगे, ठीक है। तो जो छात्र होता है दोस्तों, विद्यार्थी, वो शिक्षक पर आश्रित होता है, और शिक्षक होता है वो स्वतंत्र होता है, ठीक है। तो अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको कि शिक्षण कार्य में जो चर होते हैं वो दो चर होते हैं, ठीक है। पहला चर होता है शिक्षक जो प्रधान होता है और स्वतंत्र होता है। दूसरा चर होता है विद्यार्थी जो गौण होता है और शिक्षक पर आश्रित होता है। अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। इसके बाद में आगे देखते हैं अब कि अब इतनी बात हमने कर ली कि हम ये किसके बारे में कर रहे हैं, संप्रेषण के बारे में। तो अब वास्तव में संप्रेषण होता क्या है ये पता लगाना आपको, ठीक है, कि वास्तविक संप्रेषण है क्या, वास्तव में संप्रेषण चीज होती क्या है, ठीक है। इसके बारे में देखना है, पता लगाना है, ठीक है। तो जो संप्रेषण क्रिया है दोस्तों, इसमें एक व्यक्ति, जैसे मैं हूं, ठीक है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को जो संदेश देना चाहता है, अब मैं मेरे से उदाहरण मान के चलिएगा, ठीक है। मैं आपको खुद से उदाहरण लेकर समझा रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैं हूँ दोस्तों, ठीक है। अब मैं आपको जो संदेश देना चाहता हूँ, आप कौन के छात्र होंगे, ठीक है, आप जो ग्राही होंगे, ठीक है। तो मैं आपको जो संदेश देना चाहता हूँ दोस्तों, यदि वास्तव में वही संदेश आप तक पहुंचता है, जैसे मैं आपको वास्तविक संप्रेषण की परिभाषा बता रहा हूँ, अब ये परिभाषा वास्तव में आप तक पहुंचती है, आप इसका अर्थ समझते हो, जैसे मैं समझा रहा हूँ वैसे ही, तभी संप्रेषण है दोस्तों, अन्यथा संप्रेषण नहीं होगा, ठीक है। ये बात अच्छे से ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है, कि संप्रेषण क्रिया में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को जो संदेश देना चाहता है, मैं आपको जो संदेश देना चाहता हूं, मैं अपनी भावनाएं, अपने विचारों को आप तक पहुंचाना चाहता हूं, यदि वास्तव में वो आपको समझ में आ रहे हैं दोस्तों, तभी क्या हो संप्रेषण, तभी संप्रेषण, अन्यथा संप्रेषण नहीं होगा, ठीक है। जैसे अब उदाहरण समझा रहा हूं आपको, ठीक है, उदाहरण से समझ में आएगा। मैंने उदाहरण कहा कि रोको मत जाने दो, उदाहरण लिखा मैंने कि रोको मत जाने दो, ठीक है, रोको मत जाने दो, मैंने ये उदाहरण लिखा, ठीक है, कि रोको मत जाने दो, क्या कर, रोको मत जाने दो, ये उदाहरण है, ठीक है। अब कोमा देखिए दोस्तों, यहाँ पर कोमा कहां पर है, यहाँ पर कोमा है, रोको के बाद में ही कोमा है, ठीक है। जैसे ये रोको आया, रोको, और यहाँ पे ये कोमा आ गया, ठीक है, कि इसको क्या करना है, रोकना है, ये इसका मतलब कि रोको। उदाहरण दोस्तों, रोको मत जाने दो, तो कि रोको मत जाने दो, मैं तो कह रहा हूं आपको कि रोको, जाने नहीं देना, यानी इसको रोकना, आपको जाने नहीं देना। जैसे मान लीजिए ये एक गांव है दोस्तों, ठीक है, अब ये सड़क जा रही है, यहाँ पर पुलिस स्टेशन है, एक पुलिस वाला यहाँ पर खड़ा है, और यहाँ से कुछ चोर आ रहे हैं, ठीक है, कहाँ से आ रहे, गांव में से कुछ चोर भागकर इधर सड़क पर आ रहे, पुलिस स्टेशन की सड़क पर आ रहे। अब गांव वालों ने कहा कि इस चोर को रोको, उस पुलिस वाले से, लेकिन उन्होंने कहा कि रोको मत जाने दो, गांव वालों ने कहा कि रोको, इसको जाने नहीं देना है। लेकिन जो पुलिस वाला दोस्तों, उसने क्या सुना कि रोको मत जाने दो, उसने क्या सुना, रोको मत जाने दो, किसको रोकना नहीं है, जाने देना है, ऐसा सुना गांव वालों, पुलिस वाले ने, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, संप्रेषण नहीं हो पाएगा दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। तो रोको मत जाने दो, अब कोमा कहाँ, यहाँ पर रोको के बाद में कोमा है, ठीक है। तो रोकना है, मत जाने दो यानी जाने नहीं देना है। तो अब आप क्या सुन रहे हो दोस्तों, कि रोको मत जाने दो, आपने ये सुना कि इसको रोकना नहीं है, जाने देना है, तो यहाँ पर संप्रेषण नहीं होगा दोस्तों। आपको अच्छे से समझ में आ गया है दोस्तों, मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा दिया है, बिल्कुल डिटेल में, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट बात आती है कि दोस्तों, कि जो संप्रेषण है दोस्तों, संप्रेषण में एक व्यक्ति को, जैसे आप हैं, ठीक है, एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति की, आप हैं, अब आपको मेरी इच्छाएं, आकांक्षाएं, विचार, आचरण, हाव भाव भी समझ में आने चाहिए, यानी मेरी इच्छाएं, मेरी आकांक्षाएं, मेरे विचार, मेरे हाव भाव, आचरण, वो समझ में आने चाहिए कि मैं आपको पढ़ाना क्या चाह रहा हूँ, आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, ये आपके समझ में आने चाहिए, तभी संप्रेषण होगा, अन्यथा संप्रेषण नहीं होगा, यानी वहां पर संप्रेषण विफल हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, संप्रेषण फेल हो जाएगा, वहां पर संप्रेषण नहीं होगा, ठीक है। यानी एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति को, जैसे आप हो दोस्तों, आपके जो विचार हैं, आचरण, इच्छाएं, आकांक्षाएं, यदि वो मेरे को समझ में आ रही है,
मेरे को अच्छे से समझ में आ रही तो वहां पर संप्रेषण है, अन्यथा संप्रेषण नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। अन्यथा वहां पर क्या होगा, संप्रेषण नहीं होगा, संप्रेषण विफल हो जाएगा, ठीक है। जैसे आपने उदाहरणों में देख लिया कि जो वक्ता था दोस्तों उसने तो कहा कि रोको मत जाने दो, यानी इसको रोकना है, जाने नहीं देना, जबकि श्रोता उन्होंने कुछ और ही सुनाई दिया कि इसको रोकना नहीं है, जाने देना, रोको मत, इसको जाने दो, ठीक है। उनको ऐसे सुनाई दिया तो वहां पर क्या संप्रेषण नहीं होगा, क्योंकि वहां पर संप्रेषण फेल हो गया दोस्तों, ठीक है। तो संप्रेषण के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। संप्रेषण, जहां पर भी संप्रेषण शब्द आता है आपको ये समझना कि बातचीत करना, ठीक है, यानी अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति तक इस तरीके से पहुंचाना कि वो इसका अर्थ आसानी से समझ सके, वही क्या होगा, संप्रेषण होगा दोस्तों, ठीक है। अब ये संप्रेषण आपको कहां पर करना है, ये आपको विद्यालय में करना है, आपको छात्रों को इस तरीके से मधुर संबंध, मधुर वाणी में बोलना है दोस्तों आपको, ठीक है, ताकि वो आपका जो आप जो कहना चाहते हो दोस्तों वो समझ में सके, ठीक है। अब इसके बाद में हम संप्रेषण के प्रकार देखते हैं कि संप्रेषण कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों जो संप्रेषण होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के संप्रेषण होते हैं सामान्यतः, ठीक है। कितने प्रकार के होते हैं संप्रेषण, 3 प्रकार के। पहला संप्रेषण है लिखित संप्रेषण, दूसरा मौखिक संप्रेषण और तीसरा है सांकेतिक संप्रेषण, ठीक है। अब लिखित संप्रेषण क्या होता है दोस्तों, मौखिक संप्रेषण क्या होता है और सांकेतिक संप्रेषण क्या होता है, इन तीनों के बारे में डिटेल से देखते हैं। आपके क्वेश्चन पूछ सकते हैं दोस्तों ऐसे कि संप्रेषण कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के बताना आपको, ठीक है, लिखित, मौखिक और सांकेतिक, ठीक है। ये 3 प्रकार के संप्रेषण होते हैं। इसके बाद अब तीनों के बारे में डिटेल से देखते हैं, ठीक है। तो दोस्तों पहला आता है हमारा लिखित संप्रेषण। अब लिखित संप्रेषण क्या होता है, ठीक है, ये देखते हैं। तो इस संप्रेषण में दोस्तों कौन से संप्रेषण में, लिखित संप्रेषण में जो प्रेषक है, जैसे मैं हूं दोस्तों, मैं प्रेषक हूं, मैं संप्रेषण करता हूं, ठीक है, मैं संप्रेषण कर रहा हूं, ठीक है, अपने विचारों को प्रकट लिखकर प्रकट करता हूं दोस्तों, यानी मैं अपने विचार दोस्तों उनको लिखकर प्रकट कर रहा हूं। जैसे ये लिख रहे हैं दोस्तों, ये कुछ भी लिख रहे हैं, ये क्या है, मेरे विचार हैं, अब मैं इनको लिखकर प्रकट कर रहा हूं, तो क्या है, ये लिखित संप्रेषण है। और जब आप इनको पढ़कर ग्रहण करोगे दोस्तों, आप इनको क्या, मैं तो लिखकर प्रकट कर दिया, लेकिन आप जब इनको पढ़कर ग्रहण करोगे तो वो क्या कहलाएगा, आपका लिखित संप्रेषण कहलाएगा, ठीक है। क्या कहलाएगा, लिखित संप्रेषण, ठीक है। जैसे समाचार पत्र है दोस्तों, अब समाचार पत्रों में जो छापने वाला था, जिसने कहने वाला था, उसने तो लिखकर प्रकट कर दिया। अब आप जो उनको ग्रहण करोगे तो आप पढ़कर तो ग्रहण करोगे या फिर सुनकर थोड़ी ग्रहण करोगे, क्या वो अपने आप थोड़ी बोलेंगे दोस्तों, नहीं बोलेंगे समाचार पत्र अपने आप उनको पढ़ोगे तब आप उनको ग्रहण कर पाओगे, ठीक है। और पुस्तकें पढ़ना, जैसे किताबें आप पढ़ते हो तो आपको पता चला गया होगा, ठीक है। तो वहां पर क्या होगा, लिखित संप्रेषण होगा, यानी प्रेषक है दोस्तों वो अपने विचारों को लिखकर प्रकट करता है, जबकि जो ग्राही है वो उनको पढ़कर ग्रहण करता है, वहां पर क्या होता है, लिखित संप्रेषण। इसके बाद में आता है मौखिक संप्रेषण। क्या होता है, जिसे जो प्रेषक है अपने विचारों को बोलकर प्रकट करता है, जैसे मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, ये माइक है, इसके माध्यम से मैं बोलकर आपको अपने विचार प्रकट कर रहा हूँ, जैसे मैं बोलकर प्रकट कर रहा हूँ। अब आप इनको अपने मोबाइल की स्पीकर से सुन रहे हो दोस्तों, ठीक है, तो क्या कहलाएगा, आपका मौखिक संप्रेषण कहलाएगा, यानी आपको आवाज आ रही है दोस्तों, वो क्या कहलाएगा, मौखिक संप्रेषण कहलाएगा। जैसे भाषण है दोस्तों, वाद विवाद, जैसे कोई स्कूल में भाषण देते हो तब आप सुनते हो, वो तो अपने विचार बोलकर प्रकट करता है, ठीक है, और आप उनको सुनकर ग्रहण करते हो दोस्तों, ठीक है, इसे समझिए। इसके बाद में आता है अगला तीसरा संप्रेषण होता है सांकेतिक संप्रेषण। सांकेतिक संप्रेषण दोस्तों, इसमें संप्रेषण होता है वो संकेतों के द्वारा होता है, ठीक है, किसके द्वारा होता है, संकेतों के द्वारा होता है संप्रेषण। जैसे स्कूल में दोस्तों घंटी बजने पर बच्चे उसका मतलब समझ जाते हैं, जैसे पहला पीरियड लगेगा दोस्तों तब दूसरा अध्यापक आ जाएगा, ठीक है, फिर दूसरा पीरियड लगेगा, फिर तीसरा पीरियड लगेगा दोस्तों, तीसरा पीरियड में आपकी छुट्टी होती है, पानी पेशाब की रेस्ट की छुट्टी होती है, ठीक है। तो जैसे 3 घंटे लगेंगे दोस्तों, 1 2 3, जैसे 3 घंटे लगते हैं आपको पता चल जाता है कि रेस्ट लग गई है, ठीक है, रेस्ट हो गई है, ठीक है, तो आप पानी पेशाब करने चले जाते हो, ठीक है, ऐसे पता चल जाता है आपको, ठीक है। तो संकेतों के द्वारा भी संप्रेषण किया जा सकता है दोस्तों, ठीक है। अब कोई इशारे, जैसे आंखों से इशारे करते हैं दोस्तों, आंखों से इशारे करते हुए आपको समझाते हैं, ठीक है, ऐसे करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है, समझ गए आप, ठीक है। तो दोस्तों ये थे 3 संप्रेषण के प्रकार, ठीक है, अच्छे से समझ में आ गए होगा आपको। कमेंट कीजिएगा दोस्तों, आप कमेंट नहीं करते हो, ठीक है, आपको कमेंट करना है कि हमको समझ में आता है या नहीं, या फिर मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ वो समझ में आ रहा अच्छा है या नहीं, इसमें कोई सुधार करने की जरूरत है क्या मेरे को, आप कमेंट कीजिएगा। आप बोर्ड पर पढ़ना चाहते हो तो बोर्ड पर भी पढ़ा दूंगा मैं आपको, ठीक है। जिसे आप पढ़ना चाहोगे दोस्तों, मैं आपको विषय पढ़ाने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। बस आप पढ़िए दोस्तों, आप अपने माता पिता के सपनों को सब साकार कीजिए दोस्तों, ठीक है। आपको अपने लक्ष्य के प्रति दोस्तों, जो बीएसटीसी और पीटीटी में आपने सेलेक्ट होने का जो सपना सोचा है दोस्तों, उसको आप सफल कीजिए दोस्तों। आप शिक्षक बनोगे दोस्तों, आप भी 2 साल 4 साल बाद में आप एक शिक्षक बनोगे, आपके साथ 5 साल का आपके पास 5 साल का बच्चा छोड़ा जाएगा दोस्तों, आपको उसका भविष्य सुधारना है, ठीक है। तो आप अपनी प्रतिक्रिया दिया करो दोस्तों, आप फीडबैक नहीं देते हो मेरे को, फीडबैक चैनल दिया करो, ठीक है। अभी आएगा आगे फिर बताऊंगा कि फीडबैक चैनल क्या होता है। जैसे
मैं प्रेक्षकों को दोस्तों अपने विचार हैं, अब आपको आप किसी भी माध्यम के द्वारा मैं आपके पास पहुंचाऊंगा, आप ग्राह्य हो जाओगे, फिर आप किसी भी माध्यम के द्वारा मेरे पास यदि प्रतिक्रिया देते हो तो उसे फीडबैक चैनल कहते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आपको संप्रेषण के तीनों प्रकार समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों आज की क्लास को मैं यही समाप्त कर रहा हूँ, ठीक है। एक बार रिवीजन करवा देता हूँ वापिस कि संप्रेषण का अर्थ क्या होता है। संप्रेषण शब्द की उत्पत्ति हुई दोस्तों लैटिन भाषा के कम्युनिस्ट शब्द से हुई है। कम्युनिस्ट का अर्थ होता है कॉमन या बांटना या समाचार देना, ठीक है। फिर संप्रेषण का मतलब होता है बातचीत करना या अपने विचारों को सहज भाव से अभिव्यक्त करना। फिर संप्रेषण की परिभाषा देख ली हमने कि अपने विचारों को इस तरीके से ग्राही या श्रोता तक पहुंचाना कि वो इसका अर्थ आसानी से ग्रहण कर सके। फिर संप्रेषण के पक्ष देख लिए हमने, दो पक्ष होते हैं, प्रेषक या संप्रेषणकर्ता, ग्राही या संप्रेषित, ठीक है। बोलने वाला और सुनने वाला होता है। सॉरी दोस्तों। इसके बाद में हमने कि संप्रेषण के लिए हमें माध्यम की आवश्यकता होती है, ठीक है। संप्रेषण के लिए किसकी आवश्यकता होती है? माध्यम की आवश्यकता। फिर संप्रेषण की अवस्थाएं देख ली। संप्रेषण की 3 अवस्थाएं होती है, ठीक है। पूर्व अवस्था, संप्रेषण की अवस्था और उत्तरावस्था। पूर्व अवस्था में आप पढ़ाना चाहते हो दोस्तों उसकी तैयारी करके आते हो। संप्रेषण की अवस्था में जो आपने तैयारी की उसके आधार पर पढ़ाते हो, और उत्तरावस्था में जो आपने पढ़ाया उसका मूल्यांकन करते हो कि आपके द्वारा दिए गए ज्ञान या कौशल वो विद्यार्थी को अच्छे से समझ में आया नहीं, या वो ग्रहण कर पाया या नहीं। इसके बाद में मैंने शिक्षण कार्य में चर देखिए दोस्तों। चर कितने होते हैं? 2 चर होते हैं। शिक्षक होता है वो प्रधान चर होता है, स्वतंत्र होता है। विद्यार्थी होता है जो गौण चर होता है और शिक्षक पर आश्रित होता है, ठीक है। ये आपने भी देख लिया। फिर वास्तव में संप्रेषण होता है क्या है वो देख लिया कि संप्रेषण क्रिया में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को जो संदेश देना चाहता है और वास्तव में वही संदेश उस व्यक्ति तक पहुंचता है तो संप्रेषण अन्यथा नहीं है। आपको मैंने उदाहरण देकर बता दिया कि रोको मत जाने दो, ठीक है। और संप्रेषण में एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति की इच्छाएं, विचार, आकांक्षाएं, हाव भाव समझ में आने चाहिए, तभी संप्रेषण होगा, अन्यथा संप्रेषण विफल हो जाएगा, ठीक है। फिर संप्रेषण के हमने प्रकार देख लिए। लिखित संप्रेषण लिखकर प्रकट करते हैं, और लिखित संप्रेषण, मौखिक संप्रेषण और सांकेतिक संप्रेषण, ठीक है। ये तीनों संप्रेषण होंगे दोस्तों। इस क्लास की पीडीएफ दोस्तों आपको टेलीग्राम ग्रुप में मैं डाल दूंगा, ठीक है। वहां से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और जो वीडियो दोस्तों आप उसको लाइक भी नहीं करते हो एक तो, ठीक है। ये मेरे को आपको बहुत बुरी बात लगती है। आप लाइक किया करो, शेयर किया करो और चैनल को सब्सक्राइब किया करो, ठीक है। और अपने जो भी दोस्तों बीएसटी और पीटी की तैयारी करें उनको शेयर कीजिए एक बार, ठीक है, ताकि आप वो जुड़ सके दोस्तों। यदि आपका एक शेयर दोस्तों, आपका एक शेयर यदि एक विद्यार्थी को बीएसटीसी में सिलेक्ट करवा देता है दोस्तों, तो वो आपको उम्मीद मानिए आपको कितना बड़ा धन्यवाद करेगा दोस्तों, कि आपने जो मेरे को दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ, पहले ही बताया था और फिर बताता रहूंगा कि आपके 50 के 50 क्वेश्चन दोस्तों बीएसटीसी में और पीटीटी में शिक्षण अभिरुचि के इस क्लास में से मैं आपको देकर रहूंगा, ठीक है। 50 के 50 क्वेश्चन दोस्तों आपको बताऊंगा मैं। यदि आपके 50 के 50 क्वेश्चन नहीं आते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब अनसब्सक्राइब करके चले जाएगा, ठीक है। आप मेरे को गालियां देना दोस्तों यदि आपको 50 के 50 क्वेश्चन नहीं मिलते दोस्तों। ये आपको आपका भाई इतना वादा करता है दोस्तों, क्यों? मेरे को भी आपको पढ़ाना, मेरे को बहुत सारों को पढ़ाना, अभी मेरे को क्या वापस आपको पढ़ा कर चले जाना नहीं जाना दोस्तों, मेरे को टिकना है यहाँ पर, ठीक है। तो इसलिए कर रहा हूँ दोस्तों। तो आज की क्लास को यही समाप्त करता हूँ। जय जय राजस्थान, जय हिंद, जय भारत। अच्छे से पढ़िएगा दोस्तों और अपने माता पिता का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अपने माता पिता के सपनों को साकार करने के लिए मैं आपके साथ जुड़ा हूँ दोस्तों, उनको साकार करवाने के लिए जुड़ा हूँ, साकार करवाऊंगा। जब तक हूँ तब तक रहूंगा, ठीक है। और टिकने वाला हूँ, किसी से नहीं हारूंगा, तब तक पढ़ता रहूंगा, ठीक है। आपके अंदर ये भावना होनी चाहिए दोस्तों।